हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी अपने कोगुलेंट्स के बारे में, और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एंटी कोगुलेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि जब भी हम लोगों ने यहाँ पे कोगुलेंट्स के बारे में पढ़ा, तो अभी एंटी कोगुलेंट्स के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब कोगुलेंट्स तो समझ में आता है कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है और ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जो कि हमारी बॉडी को ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। तो वो चीज़ तो हमें समझ में आती है कि हम लोग यहाँ पे अपने ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करने के लिए कोगुलेंट्स दे रहे हैं। लेकिन ये एंटी कोगुलेंट्स की क्या जरूरत है, मतलब हम लोग ऐसी दवा क्यों देंगे कि ब्लड क्लॉटिंग ना हो। भाई ब्लड क्लॉटिंग तो बहुत जरूरी चीज़ है, तो ये दवा तो आखिर क्यों हम लोग ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे बात करें ना, तो एंटी कोगुलेंट्स की जो ज़रूरत है ये हमारी इन विवो भी होती है और इन विट्रो भी होती है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि देखिए, एंटी कोगुलेंट्स को हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर भी कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पे बाहर इसका लेबोरेटरी और मेडिकल सेटिंग्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। देखिए, होता क्या है कि एक्चुअल में कभी कभी हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारी इंटरनल बॉडी की, ठीक है। देखिए, बाहर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बाहर हमें कोई चोट नहीं लगी, लेकिन जो हमारी बॉडी की इंटरनल ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए ये हमारी जो है कह सकते हो ये हमारी थोड़ा सा डैमेज हो गई इंटरनली, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग ऐसी प्रोसेस नहीं है कि बाहर ही होती है, ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी की इंटरनल पार्ट्स में भी होती है। तो मान लीजिए अगर हमारी ब्लड सेल अंदर से डैमेज हुई, अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे हमारी एक ब्लड सेल्स डैमेज हुई, तो यहाँ पे इसको रप्चर करने के लिए, मतलब यहाँ पे इसको दोबारा से मतलब रिपेयर करने के लिए हमारी ब्लड क्लॉटिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग है ये थोड़ा सा नॉर्मली ही हो रही है, ठीक है, तो चलो ठीक है, कुछ दिन बाद मतलब कुछ टाइम बाद ये हमारी नॉर्मल से प्रिवेंट मतलब सही भी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी इंटरनल ब्लड वेसल्स हैं, अगर यहाँ पे अननेसेसरी क्लॉटिंग होने लगे, अगर बिना वजह मतलब कोई ज़रूरत भी ना और हमारा ब्लड क्लॉट बनने लगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा भाई, अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनेगा तो ब्लड क्लॉट की वजह से देखिए क्या होगा, ये जो हमारा नॉर्मल सा ब्लड फ्लो हो रहा था, ये यहाँ पे इस क्लॉट की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए हमारा ब्लड वेसल्स काफ़ी नैरो हो जाएंगे ना इस जगह पे। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ देखी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बेसिकली अपने सिलेबस में एंजाइना को डिस्कस किया था। तो एंजाइना में देखिए क्या हो रहा था, एंजाइना में हमारा चेस्ट पेन हो रहा था, और ये चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा था, क्योंकि जो हार्ट की हमारी कोरोनरी आर्टरी थी, ठीक है, वहाँ पे हमारी ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी। और इसके रीजंस क्या क्या हो रहे थे, इसके रीजंस हमारे यहाँ पे बहुत सारे रीजन थे, लेकिन उसमें से एक रीजन हमारा ब्लड क्लॉटिंग भी तो था। आप लोगों को याद हो तो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी तो हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती है, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। अच्छा चलिए, मान लीजिए ये ब्लड क्लॉटिंग हमारा इस तरीके से हुई कि हमारी ब्लड सप्लाई थोड़ा सा रिड्यूस हुई, लेकिन अगर मान लीजिए ब्लड क्लॉट इतना बड़ा सा बन जाए कि इसने पूरी ब्लड की सप्लाई को ही रोक दिया भाई, तब तो क्या होगा, तब तो एट लास्ट में बहुत जल्दी मतलब पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। हालांकि ये कंडीशन बहुत ही रेयरली होती है, लेकिन ये सारी कंडीशंस कभी कभी हो जाती है पेशेंट्स में। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें यही तो चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अपनी ऐसी दवाओं को दो जो कि इस ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करें, है ना, ब्लड क्लॉट को ना होने दें। और दूसरा देखिए, इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारी सर्जरी वगैरह होती है, तो जब देखो सर्जरी या फिर ऑपरेशन के टाइम में बॉडी में कट वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, तो कट होने के बाद जो ब्लड होता है, ठीक है, तो ब्लड क्या होगा भाई, ब्लड की तो प्रॉपर्टी होती है क्लॉट होने की, है ना, ब्लड की तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या होगा भाई, जैसे हम लोग कट वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पे ब्लड जमना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर इस तरीके से ब्लड क्लॉट हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, जो भी डॉक्टर्स वगैरह है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे, मतलब सर्जरी वगैरह हो ही नहीं पाएगी अच्छे से। तो उस टाइम में क्या चाहिए होता है, उस टाइम हम लोग यहाँ पे मतलब डॉक्टर्स वगैरह कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जो कि यहाँ पे इस ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करें। और तीसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी यहाँ पे जो है लेबोरेटरी वगैरह में हमारा ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो ब्लड का जो है कुछ यहाँ पे ब्लड्स में हमारे कुछ कह सकते हो ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, ठीक है, कि ब्लड का जो है कह सकते हो ब्लड को प्लेटलेट्स में, ब्लड से हमारा सीरम को अलग किया जा रहा है। उस टाइम हमें क्या चाहिए होता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट ना हो, तो उस टाइम भी हम लोग यहाँ पे ब्लड में कुछ ऐसे एजेंट्स को मिक्स करते हैं जो कि इस ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करें। तो इस तरीके से देखिए, जो हमारे एंटी कोगुलेंट्स हैं ये भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे अपने एंटी कोगुलेंट्स को पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एंटी कोगुलेंट्स के बारे में, तो ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करने का काम करते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल क्लॉट्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो वही चीज़ है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारे क्लॉट्स वगैरह बनते हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करती है, ठीक है। और बाकी देखिए, एक चीज़ है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग कोगुलेंट्स वाला लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, और वो आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आगे जो भी हमारी दवाएं यूज होने वाली हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना। तो देखिए, दे आर द एजेंट्स दैट डिक्रीजेस कोगुलेशन एबिलिटी ऑफ ब्लड
दे डू नॉट डिजॉल्व द ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट्स बट आर यूज्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट्स। देखो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे ये जो है ऐसा नहीं होता है कि क्लॉट बन गया है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, तो ये उसको कह सकते हो उसको जो है बिगाड़ने या फिर उसको डिजॉल्व करने का काम नहीं करते हैं, मैंने उसको हटाते नहीं है, बल्कि ये हमारे क्लॉट को मतलब नया क्लॉट फॉर्म होने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, ना कि ब्लड क्लॉट हो गया है तो उसको हटाते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, तो देखिए ये हमारे मेनली दो टाइप से दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, ठीक है। पहला हमारा पैरेंट्रल, दूसरा हमारा ओरल। तो देखिए पैरेंट्रल मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारा इंजेक्शन वगैरह के थ्रू दी जाती है, ठीक है, आईवी रूट से, ठीक है, मेनली आईवी रूट से। और ओरल हमारी वो जो कि हम लोग यहाँ पे ओरली कंज्यूम करते हैं अपने माउथ वगैरह से, है ना, टैबलेट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका हमारा क्लासिफिकेशन जो है थोड़ा इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स है, अब ये भी हमारी फर्दर दो क्लासेज में डिवाइड होती हैं। पहला हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखिए थ्रोम्बिन आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा फैक्टर नंबर 2 होता है, ठीक है, और ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को तभी पता होंगी जब आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा, उसको जरूर देख लेना, वरना नहीं समझ में आने वाला, हम फिर बोल रहे हैं नहीं समझ में आएगा, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में भी हमारे 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हेपैरिन, वैसे मेनली इसके अंदर हमारा हेपैरिन ही होता है और कुछ हमारे हेपैरिन के डेरिवेटिव्स, जैसे हमारा एक होता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपैरिन, ठीक है, ये हमारा इसी से ड्राइव किया जाता है। और फिर हमारे सिंथेटिक हेपैरिन, तो ये भी हमारे मतलब ये टोटल हमारे हेपैरिन ही होते हैं। और फिर हमारा डायरेक्ट में आ जाता है हमारा जो है कुछ हमारी ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे हमारा बिवालोरिडिन हो गया, ठीक है, और हमारा एर्गाट्रोबन हो गया, ठीक है, हिरोडिन हो गया और लेपिरोडिन हो गया। तो ये सारे हमारे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा आप लोग कि जो हमारा पैरेंट्रल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी ड्रग हो जाती है वो हमारी हेपैरिन हो जाती है। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हेपैरिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ओरल एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, ठीक है, तो देखिए ओरल में हमारे यहाँ पे 3 सब कैटेगरी आ जाती हैं। पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे विटामिन के एंटागोनिस्ट, ठीक है, और दूसरा आ जाता है फैक्टर 10A इनहिबिटर, ठीक है, और थर्ड आ जाता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। अब देखिए एक चीज़ आप लोग थोड़ा नोटिस करिएगा कि इसमें भी डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर आ रहा है और पैरेंटल में भी हमारा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर था। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है ये ओरल है, ठीक है, वो वहाँ पे पैरेंटल था, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, बाकी है दोनों में। तो विटामिन के एंटागोनिस्ट में हमारा आ जाता है वारफरिन और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ओरल एंटीकोगुलेंट हो जाता है। तो एक चीज़ बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट होता है हेपैरिन और सबसे इंपॉर्टेंट ओरल एंटीकोगुलेंट होता है वारफरिन। और इन दोनों के बारे में ही आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, इनकी बहुत ही डिटेल फार्माकोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कुछ और भी ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे हमारा बिस हाइड्रोक्सी क्यूमारिन हो गया, मतलब ये मोस्टली हमारे जितने भी विटामिन के एंटागोनिस्ट होते हैं ये मोस्टली हमारे क्यूमारिन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। और क्यूमारिन हमारी क्या होती है, एक टाइप की रिंग होती है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिंग होती है जो कि हमें इन सबके स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। और उसके बाद हमारा निकोमालोन हो गया, उसके बाद हमारा इथाइल बिस्कोमासीटेट हो गया, ठीक है, बिस्कोमा एसीटेट हो गया। और फैक्टर 10A इनहिबिटर में हमारा आ जाता है जो है रिवारोक्साबेन, ठीक है, और एपिक्साबेन। और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में हमारा जाता है डेबी गैट्रेनेट्रिक सिलेट, ठीक है, नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप लोग थोड़ा देख लेना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग पैरेंट्रल को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम लोग ओरल को देखेंगे। तो पैरेंट्रल में देखिए क्या होता है, ये हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, सिंपल सी बात है, ब्लड क्लॉट को ट्रीट करती हैं। उसके बाद ये हमारा मेनली जो है हॉस्पिटल्स में और जो भी पेशेंट हैं जो कि ओरल मेडिकेशंस नहीं ले सकते हैं उसमें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में जब भी हमें ब्लड के ऊपर कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो हम लोग यहाँ पे ब्लड में मिक्स करते थे, ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग में। और यहाँ पे ओरल में भी हम लोग यहाँ पे जब पेशेंट यहाँ पे ओरली नहीं कंज्यूम कर सकता तो हम लोग यहाँ पे पैरेंट्रल फॉर्म में देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट होता है पैरेंट्रल में, ठीक है। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ पे वही है कि पैरेंट्रल के अंदर हमारी 3 क्लास है, जिसके अंदर 2 क्लास है, पहला है इनडायरेक्ट, दूसरा है डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर हमारे वो एंटीकोगुलेंट होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे एंटी थ्रोम्बिन के एक्शन को बढ़ा के काम करते हैं। देखिए अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें कंफ्यूज मत होइए, अभी हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे। तो सिंपल सी बात समझिए कि इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में क्या होता है, ये डायरेक्टली नहीं इनहिबिट करते हैं। जैसे हमारी 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ समझिएगा, एक है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट, और दूसरा है हमारा डायरेक्ट।
तो देखिए डायरेक्ट वाले में क्या होगा, ये डायरेक्टली हमारे थ्रोम्बिन पे जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे रोक देगा, डायरेक्टली बाइंड हो जाके। और इनडायरेक्ट वाला क्या करेगा, इनडायरेक्ट वाला हमारे यहाँ पे कह सकते हो जो है हमारे 83 के साथ काम करेगा, ठीक है, 83 एंजाइम मतलब एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है, ये हमारा एक कह सकते हो एंजाइम या प्रोटीन होता है। तो ये इसको थोड़ा सा इसके एक्शन को बढ़ा के काम करता है, और इसका एक्शन क्या होता है, ये जो है जाके हमारे थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। तो देखिए इनडायरेक्ट वाले ने क्या किया, इसने डायरेक्टली थ्रोम्बिन को नहीं इनहिबिट किया, बल्कि इसने जो है हमारे एंटी थ्रोम्बिन थर्ड के एक्टिविटी को बढ़ा के हमारे थ्रोम्बिन को इनहिबिट किया। तो ये इनडायरेक्ट हो जाता है, ये डायरेक्ट हो जाता है, और इस इनडायरेक्ट के अंदर ही हमारा हेपेरिन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हेपेरिन, और फिर हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और हमारा सिंथेटिक हेपेरिन, इसके अंदर 3 क्लासेज आ जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने हेपेरिन के बारे में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा हेपेरिन ही है। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे हेपेरिन के बारे में, तो देखिए हेपेरिन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी कोगुलेंट एजेंट, ठीक है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट। तो हमारा देखिए ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वही है कि इट वॉज नेम्ड हेपेरिन एज इट वॉज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड बाई लिवर। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हेपेरिन को ना सबसे पहले हमारे लिवर से एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम हेपेरिन। देखिए हेपा वर्ड आप लोगों को पता है लिवर से ही आता है, लिवर से ड्राइव है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हेपेरिन है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी मास्ट सेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमारे लिवर, लंग्स और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की मास्ट सेल्स में देखने को मिलता है। और अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो ये हेपेरिन हमारा जनरली हिस्टामीन के साथ बाइंड फॉर्म में होता है, ठीक है। और बाकी हम लोग देखें तो इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इट डज नॉट क्रॉसेस प्लेसेंटा। तो यहाँ पे देखिए प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है कि ये प्लेसेंटा बैरियर को भी नहीं क्रॉस करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि वही हमारे बेबी को कह सकते हो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे इसीलिए हमारी प्रेगनेंसी में हमारी चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेंट हो जाती है, यानी कि अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें हम लोग हेपेरिन को बहुत ही इजीली दे सकते हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, एक वर्ड में आप लोग समझिएगा। एक हमारे यहाँ पे एक हमारे कह सकते हो एंजाइम होता है एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। और इसका काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि ये हमारे जो है थ्रोम्बिन को जाके इनहिबिट करता है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे थ्रोम्बिन को और फैक्टर नंबर 10, ठीक है, 2 चीज़ों को इनहिबिट करता है, ठीक है, फैक्टर नंबर 10 को। तो देखिए थ्रोम्बिन बेसिकली हम लोग थ्रोम्बिन बोल देते हैं, बाकी होता क्या है, होता ये फैक्टर नंबर 2 है ना, फैक्टर 2 का ही तो नाम होता है थ्रोम्बिन। तो देखिए ये फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है, और आपको पता होना चाहिए यही दोनों फैक्टर हमारे बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, मतलब यही हमारे अल्टीमेटली हमारे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, और यही फिब्रिन हमारा क्या होता है, यही फिब्रिन हमारा ब्लड का क्लॉट बनाता है ना, स्ट्रक्चरल क्लॉट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों ने इन दोनों को इनहिबिट कर दिया, या फिर अगर इसमें से किसी एक को भी करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर दोनों को कर देंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से काम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि ये हमारा क्या करता है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपेरिन एज एन एंटीकोगुलेंट प्राइमरी इन्वॉल्व्स इट्स इंटरेक्शन विद एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना, इसके साथ जाके ये हमारा जो है जो भी हमारा हेपेरिन है ये बाइंड हो जाता है, ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, और जैसे ये बाइंड होता है वैसे इसकी एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। Heparin binds to antithrombin 3 causing a conformational change that significantly increases its activity। तो यहाँ पे जब इसके साथ बाइंड होता है तो इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी यहाँ पे एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और इसकी एक्टिविटी क्या होती है भाई, इसका एक्टिविटी होती ही है कि थ्रोम्बिन और फैक्टर 10 को ब्लॉक करे। तो यहाँ पे देखिए हेपेरिन्स बाइंडिंग टू एंटीथ्रोम्बिन अलाउज द डायरेक्ट इनएक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन विच इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। तो वही चीज़ है कि ये हमारा जो है डायरेक्टली हमारे कह सकते हो थ्रोम्बिन को कह सकते हो मतलब जो है ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट इनएक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड इज अ नेचुरल। अब यहाँ पे देखिए एंटी थ्रोम्बिन थर्ड होता क्या है, ये हमारा एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि बॉडी में पाया जाता है। और जब भी यहाँ पे क्या होता है कह सकते हो जब हमारी ब्लड क्लॉटिंग अननेसेसरी होती है तो यहाँ पे ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें इसके एक्शन को बढ़ाना है, तो वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे हेपेरिन दे देते हैं। तो ये हमारा एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हमारा इनएक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन को और फैक्टर 10 को, दस डिक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, काफ़ी सिंपल है। और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, एब्जॉर्प्शन इसका यहाँ पे हमारा पैरेंटल होता है, ठीक है, और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में काफ़ी रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और लीवर से मेटाबॉलिज्म होता है। हाफ लाइफ इसकी जो है लगभग 1 से 2 घंटे तक देखने को मिलती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे इसके थेरापेटिक यूजेस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म
तो यहाँ पे देखिए वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी में कभी कभी कुछ ऐसा क्लॉट बन जाता है जो कि हमारे पूरे ब्लड वेसल्स में ट्रैवल किया करता है, ठीक है। और ट्रैवल करते करते क्या होता है भाई, वो कहीं पे भी फंस सकता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो उस केस में हमारा यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो वही चीज़ है कि कोरोनरी आर्टरी में भी जब भी हमारा कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सर्जरी और डायलिसिस में यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखिए वही है कि चूंकि ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहा है तो हमारी ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो हमारी बोन्स हैं उसमें भी हमारे यहाँ पे डैमेज हो सकता है, ठीक है, रप्चर हो सकती है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे हेपेरिन। और अब हम लोग बात करते हैं अपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के बारे में, जो कि हमारा इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, इसी से ड्राइव किए जाते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा लो हो जाता है, सिंपल सी बात है, जैसे इसका नाम ही है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स आर ड्राइव फ्रॉम हेपेरिन बट विद स्मॉलर मॉलिक्यूलर चेंज, यानी इनमें थोड़ा सा चेंज जो है हमारी थोड़ा सा स्मॉल हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे देखिए इनके अंदर हमारा लोअर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है, हाउ एवर दे आर लेस पोटेंट। देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें तो हेपेरिन देखिए क्या कर रहा था, जो हमारा हेपेरिन है ये हमारा फैक्टर 10th को भी ब्लॉक कर इनिबिट कर रहा था और फैक्टर 2 यानी थ्रोम्बिन को भी। लेकिन ये जो हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है ये सिर्फ हमारे फैक्टर 10th को ही थोड़ा सा इनिबिट करते हैं, मतलब ये हमारे इसके लिए नॉन सेलेक्टिव होते हैं। देखिए मैकेनिज्म सेम ही होता है, मतलब ये भी हमारे जाके एंटी थ्रोम्बिन से ही बाइंड करेंगे, लेकिन इनके बाइंड करने से क्या होता है कि इसकी थोड़ा सा फैक्टर 10th के प्रति सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, और फैक्टर 2 के प्रति थोड़ा सा उतना नहीं रहता है, जिसकी वजह से फैक्टर 10th को ज़्यादा इफेक्टिवली ब्लॉक करता है। तो वही चीज़ है कि बाकी हम लोग यहाँ पे देखिए लाइक हेपेरिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 बट दे हैव हायर स्पेसिफिसिटी फॉर इनिबिटिंग फैक्टर 10th है देन थ्रोम्बिन। तो वही चीज़ है कि थ्रोम्बिन की बजाय हमारा फैक्टर 10th के प्रति ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। दे हैव लॉन्गर हाफ लाइफ एंड बायोअवेलेबिलिटी। तो वही है कि हमारा इसका देखिए होता क्या है कि जैसे हमारा हेपेरिन के कंपेयर में इसके साइड इफेक्ट थोड़ा सा लो होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद ड्रग्स इसके अंदर हमारा जैसे एनॉक्सापारिन हो गया, ठीक है, रेविपारिन और उसका हमारा नेड्रोपारिन, डेलेटेपारिन, तो ये सारी हमारे इसके अंदर कुछ ड्रग्स हो जाती हैं। अब इसके अंदर देखिए हमारी थर्ड क्लास आ जाती है सिंथेटिक हेपेरिन, और जिसके अंदर हमारी जो सबसे मेजर ड्रग है वो हमारी आ जाती है फोनाडापैरिनक्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे फोंडापैरिनक्स, इसी को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से देखेंगे डायरेक्टली। बाकी देखिए क्या है हमारा सिंथेटिक हेपेरिन है, तो ये देखिए ये क्या होता है फोंडापैरिनक्स, ठीक है, फोंडापैरिनक्स हमारे एक टाइप का सिंथेटिक हेपेरिन होता है जो कि हमारे क्लास ऑफ ड्रग्स बिलोंग्स टू डायरेक्ट 10th इनिबिटर। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब ये देखिए ये जो हमारा फोंडापैरिनक्स है और जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स है ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों की एक्टिविटी इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग बिल्कुल सेम ही होता है, मतलब ये दोनों ही हमारे एंटी थ्रोम्बिन 3 से बाइंड करते हैं और हमारे फैक्टर 10th को सिलेक्टिवली इनिबिट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का थोड़ा काम करने का तरीका सेम ही होता है। और बाकी ये हमारे वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो इन दोनों के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे जो है पहली क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा हमारे इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर को। और अब हम लोग बात करते हैं अपने यहाँ पे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर के बारे में, ठीक है। और ये हम लोग कौन सा देखे, पैरेंट्रल। अभी आप लोग ओरल देखोगे तो ओरल में भी आप लोग को ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, तो वो ओरल है, ये पैरेंट्रल है। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, जैसे इसका नाम ये डायरेक्ट, तो ये डायरेक्टली मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि ये किसी एंजाइम को एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ये डायरेक्टली हमारे थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर देता है। तो सिंपल सी बात है, पेरेंटल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर आर क्लास ऑफ एंटीकोगुलेंट्स दैट वर्क बाय डायरेक्टली इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये हमारे डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है। एन एंजाइम क्रूशियल टू द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस अनलाइक इनडायरेक्ट एंटीकोगुलेंट्स सच एज हेपेरिन व्हिच वर्क बाय एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3। तो देखिए हेपेरिन क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं ये हमारे डायरेक्टली थ्रोम्बिन में बाइंड हो जाते हैं, इसकी एबिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं। और इसकी एबिलिटी क्या होती है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनता है। तो अगर ये सारी चीज़ें ब्लॉक होंगी तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स हैं तो वो हमारी जैसे बिवालिरुडिन हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा हीरोडिन हो गया और एर्गाट्रोवन हो गया, लेपिरुडिन हो गया, तो ये हमारे इसके अंदर कुछ ड्रग्स आ जाती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेनली ओरल एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसा इसका नाम है, तो ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि ओरली ली जाती हैं और ये भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने का काम करती हैं। अब देखिए होता क्या है ना कि इसको थोड़ा समझिएगा, जैसे ये जो हमारे पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स है, ठीक है, तो चूंकि ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में ही इंजेक्ट किए जाते हैं तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो काफ़ी फास्ट होता है, मतलब ये बहुत रैपिड एक्शन शो करते हैं 1 से 2 घंटे में ही। तो मान लीजिए अगर ब्लड क्लॉटिंग जो है काफ़ी मतलब सीरियस केस है, ठीक है, अगर तुरंत क्लॉट वगैरह कहीं बना हुआ है बॉडी में तो हम लोग पेरेंट्रल रूट को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रिस्क है, ठीक है, जैसे एंजाइना वगैरह में क्या होता है, एंजाइना वगैरह में रिस्क ज़्यादा होता है ना,
तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे ओरल एंटीकोगुलेंट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इनका एक्शन आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 1 से 2 दिन तक का टाइम लग जाता है इनका एक्शन आने में। लेकिन फिर उसके बाद जब आता है तो काफ़ी टाइम तक रहता है। तो ये यही है कि जब हमारा ऐसा होता है कि जब हमारा हमें थोड़ा सा प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, देखिए समझिएगा, प्रिवेंशन में हम लोग यहाँ पे ओरल को प्रीफर करते हैं और ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे पेरेंटल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। बाकी वही है कि पेरेंटल के थोड़ा सा साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए पेरेंटल को हम लोग तभी प्रेफर करते हैं जब बहुत इमरजेंसी केस हो। तो ओरल हमारा यही होता है कि ओरली लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी हमारा वही है कि हेल्प करता है प्रिवेंट करने में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। उसके बाद दीज ड्रग्स आर ऑफन प्रिस्क्राइब टू इंडिविजुअल्स एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्लॉट्स दैट वुड लीड टू सीरियस कंडीशंस लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक और हार्ट अटैक। तो वही है कि जिन भी पेशेंट्स में हमारी ये कंडीशंस डेवलप होने का खतरा रहता है, ठीक है, या फिर हो चुकी हैं और इनके आगे प्रोसीड करने का खतरा रहता है, उस केस में हम लोग यहाँ पे ओरल एंटीकोगुलेंट्स को प्रीफर करते हैं। और ये हमारी मेनली 3 क्लास में डिवाइड होती हैं: विटामिन के एंटागोनिस्ट, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर और ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ठीक है। तो ये हमारी ओरल एंटीकोगुलेंट्स ड्रग हो जाती हैं। नाउ बात करें हम लोग यहाँ पे अपने विटामिन के एंटागोनिस्ट के बारे में। तो देखिए ये हमारा टाइप का मेडिकेशन होती है जो कि हमारे इनहिबिट करती है एक्शन ऑफ विटामिन के को, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स के अंदर हमारे 3 टाइप थे। पहला था विटामिन के एंटागोनिस्ट, दूसरा था फैक्टर 10 इनहिबिटर, तीसरा था हमारा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो उसी में से एक क्लास है हमारी विटामिन के एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने अपने कोगुलेंट्स वाले लेक्चर को देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कोगुलेंट्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स कौन सी थी, हमारे विटामिन के। क्योंकि विटामिन के क्या होता है, ये विटामिन के हमारा जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। क्यों? क्योंकि जो हमारा फैक्टर 2 होता है यानी थ्रोम्बिन होता है, फैक्टर 7 होता है, ठीक है, फैक्टर 9 होता है और फैक्टर 10 होता है। इन सभी के कह सकते हो, इन सभी के सिंथेसिस और इन सभी के एक्टिवेशन में हमारा विटामिन के बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसी ड्रग दे दें जो कि इस विटामिन के को ही इनहिबिट कर दें, ठीक है, इसके कह सकते हो इसके एक्टिवेशन को इनहिबिट कर दें, इसके एंटागोनाइज कर दें, तो क्या होगा, जब ये एंटागोनाइज हो जाएगा तो हमारे ये सारे फैक्टर एक्टिवेट हो नहीं पाएंगे, और जब ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से हो नहीं पाएगी, तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि हमारे विटामिन के एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये हमारी वो टाइप की मेडिकेशन होती हैं जो कि विटामिन के एक्शन को इनहिबिट कर देती हैं, विच इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो कौन कौन से हैं, हमारा 2, 7, 9, 10, ठीक है, नाम याद रखिएगा आप लोग। वारफरिन हमारा एक सबसे मोस्ट पॉपुलर ओरल एंटीकोगुलेंट होता है। अब देखिए वारफरिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा। अब वारफरिन किसके अंदर बिलोंग करता है, विटामिन के अंदर। विटामिन के किसके अंदर बिलोंग करता है, ओरल एंटीकोगुलेंट्स के अंदर, ठीक है। वारफरिन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा मोस्ट पॉपुलर ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका यूज हम लोग सिर्फ इन विवो, मतलब कि बॉडी के अंदर ही इसका हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमारी 4 हाइड्रोक्सी कुमारिन रिंग देखने को मिलती है, और हमारे यहाँ पे ये हमारे टाइप का कुमारिन डेरिवेटिव होता है और बिलोंग करता है विटामिन के एंटागोनिस्ट ड्रग्स की क्लास से, ठीक है, सिंपल। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा है तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे, नहीं देखा है तो भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वारफरिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज व्हिच इज नेसेसरी टू रिसाइकिल विटामिन के इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। अब देखिए पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि हमारा जो विटामिन के होता है, तो इसमें देखिए होता क्या है, इसकी हमारी 2 फॉर्म होती है, एक होता है हाइड्रोक्विनोन फॉर्म, एक होता है एपॉक्साइड फॉर्म। अब इसको हम लोग यहाँ पे रिडक्टेज फॉर्म बोलते हैं, इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोक्विनोन है ये एक्टिव फॉर्म होती है और जो एपॉक्साइड इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो जो हमारा एपॉक्साइड फॉर्म है, तो ये जब हमारी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इसमें हमारा एंजाइम रोल प्ले करता है जो कि हमारा होता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, ठीक है। और ये जो हमारा विटामिन हाइड्रोक्विनोन फॉर्म होती है, ये हमारा एक कोफैक्टर की तरह काम करती है हमारे गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए। और जब ये हमारा यहाँ पे विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये कह सकते हो इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फैक्टर, जो भी हमारे फैक्टर 10 है, 7 है, 9 है, 10 और 10 है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डी कार्बोक्सिलेटेड फॉर्म से गामा कार्बोक्सिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये फॉर्म हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनके एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि इसी फॉर्म में ये हमारे कह सकते हो कैल्शियम आयन से बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोगों ने इसी को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो अगर ये एपॉक्साइड फॉर्म हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट नहीं हुई तो ये हाइड्रोक्विनोन हमारा गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज को यहाँ पे कह सकते हो एक्टिवेट कर नहीं पाएगा। और जब ये हमारा नहीं काम करेगा तो हमारा ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये हमारे एक्टिवेट हो नहीं पाएंगे, जब एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमारे काम करते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और हाईली बॉन्ड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू हमारा इसका मेटाबॉलिज्म होता है। हाफ लाइफ हमारी इसकी 20 से 60 आवर्स तक देखने को मिलती है। एक्सक्रीशन इसका हमारे यहाँ पे यूरिन के थ्रू हो जाता है।
बात करें हम लोग यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो साइड इफेक्ट्स हमारा इसका वही है कि हमारा ब्लीडिंग, स्किन नेक्रोसिस और टेराटोजेनेसिटी, ठीक है, ये सारे इसके हमारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो हमारा पुल्मोनरी एम्बोलिज्म और वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इन सभी में मतलब कि जहाँ पे हमारा ब्लड क्लॉट थोड़ा सा कह सकते हो सर्कुलेट किया करता है, उन सभी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारी सेकंड क्लास आ जाती है डायरेक्ट फैक्टर 10th इनिबिटर। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, फैक्टर 10th इनिबिटर्स आर क्लास ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट्स दैट स्पेसिफिकली इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ फैक्टर 10th है। तो देखिए ये हमारे स्पेसिफिकली फैक्टर 10th की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा एक एसेंशियल एंजाइम होता है इन द कोगुलेशन दैट प्लेज अ की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो वही चीज़ है कि देखिए फैक्टर 10th को ब्लॉक करके हमारा क्या होता है, दीज मेडिकेशंस रिड्यूस द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, क्योंकि देखिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा 10th बहुत जरूरी होता है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को तब पता होंगी जब आप लोगों ने हमारा पहले लेक्चर देखा होगा। लीडिंग टू डिक्रीज्ड फिब्रिन फॉर्मेशन एंड रिड्यूस क्लॉटिंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फिब्रिन फॉर्म नहीं हो पाता है और ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। अब इसके अंदर हमारे एग्जांपल की बात करें तो हमारे यहाँ पे रिवोरक्साबोन हो गया, ठीक है, रिवोरक्साबैन हो गया और एपिक्साबैन हो गया और इडॉक्साबैन हो गया और बैट्रिक्साबैन हो गया, ये हमारी कुछ ड्रग्स हो जाती हैं। थेरापेटिक यूज की बात करें तो वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक प्रिवेंशन, इन सभी में हम लोग इसका यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देता है और हमारे कुछ जैसे कि मेनली हमारे जितने एंटीकोगुलेंट्स हैं वो हमारे इसी एडवर्स इफेक्ट को शो करते हैं कि हमारा ब्लीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। और फाइनली इसके अंदर हमारे लास्ट आ जाता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो ये सिंपल सी बात है, हमारे डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर देगी, है ना, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। एडवांटेज की बात करें तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, लोअर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा ब्लीडिंग की रिस्क और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशूज। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट एंटीकोगुलेंट्स का लेक्चर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं, मेन हम लोग को वारफरिन और हेपेरिन देखना था। आई होप कि वो दोनों आप लोग को समझ में आ गए होंगे। वारफरिन हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, हेपेरिन हमारा पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, यही दोनों हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। पैरेंट्रल हम लोग जो है इमरजेंसी के टाइम यूज़ करते हैं, वारफरिन हम लोग यहाँ पे प्रिवेंशन के टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एंटीकोगुलेंट्स का लेक्चर। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।